देखो ऐसी लोकेशन है जो गूगल भी सर्च नहीं कर पाता होगा, आपको क्या लगता है? सही सही है ना? चलो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चलो एक बार फिर रिवाइज कर ले, क्योंकि जो आज का लेक्चर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसके लिए हमें ये लोकेशंस वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलो बताओ कि एक चीज हमने क्या याद की है कि फॉर n स्फीयर्स कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? FCC में अगर Z4 है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं? 4 कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या है? एज सेंटर या one at the body center and edge center. other at the edge सेंटर। ओके जी, अच्छा, हैव यू मेड दैट फ्लो चार्ट और टेबल्स फॉर क्लोज पैकिंग? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने नहीं बनाया, हमें पता नहीं लग रहा था कैसे बनाना है। तो देखो बेटा, क्लोज पैकिंग इन 1D तो ऐसे ही बना देना है, क्लोज पैकिंग इन 2D ये बना देना है। आपको फोटोज बनानी है बना लो, अच्छा रहेगा, नहीं बनानी है ओके, कोई बात नहीं, आप मतलब उसका डाटा लिख दोगे। और रही बात क्लोज पैकिंग इन 3D, मैंने इसका ब्रीफ सा चार्ट बनाया है कि बच्चों को एक बार दिखा दूं जिनको नहीं क्लियर हुआ। क्योंकि ना देखो, ये एक बात तो तय है कि हर एक को सारी यूनिट सेल स्फीयर से समझ आ गया, ऐसा नहीं होगा। मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ, ना ही उससे आपका आगे वाला सिलेबस या पीछे वाला या पेपर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बार बार कह रही हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ द आर इज कि आपको सारी पैकिंग्स के नाम पता हो और उनकी एफिशिएंसीज पता हो। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने टेबल नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया वो चेक कर लें कि कुछ मिस तो नहीं है। क्लोज पैकिंग इन 3D, अगर बेस लेयर SCP है तो AA यानी सिंपल क्यूबिक बनेगा, विच इज 52.4% एफिशिएंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इफ इट इज ABAB तो BCC बनेगा 68%, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। अगर बेस लेयर HCP है तो ABAB अरेंजमेंट यहाँ भी बनेगा, दोनों अलग है। दिस इज HCP 74% एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। और मैग्नीशियम और जिंक में ये होता है, याद रखना, NCERT एग्जाम्पल है। ABC CCP और FCC बनेगा 74% है। मैंने ये भी लिख दिया कि इसमें कौन से वॉइड कवर्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड सिल्वर। बोलिए बेटा जी, बोलिए। एक ना मैंने पूछना था, जब मैंने HCP बनाया है, अगर उसके केस में अपने लैटिस पॉइंट्स निकालना चाहें तो उसके मैम लैटिस पॉइंट 17 आते हैं। 17 आते हैं जी, बिल्कुल कितने मैम? 17 ही आते हैं बेटा, ठीक कह रहे हो आप। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ आप जो वो लोकेशन की बात चल रही थी, क्योंकि उसमें ना अभी हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन नहीं बताई है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैं आपको पहले दिखाऊं, मैं ना टेट्राहेड्रल वॉइड को वैसे विजुलाइज नहीं करा रही जैसे मैंने ऑक्टा को कराया था, पर ऑक्टा आपके बैच में हमने करा था। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बॉडी सेंटर पे बनता है। बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बना है, किन से मिलके बना है? space center स्पेस सेंटर स्फीयर्स। और आपने ही मुझे अच्छा आइडिया दिया था तो मैंने आपके लिए वो भी बना दिया। जो एज पे एक ऑक्टाहेड्रल, देखो मैंने नीचे वाला एज चूज कर लिया क्योंकि मुझे भी लगा कि इसको दिखाना इजी पड़ रहा है। एज सेंटर पे जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है वो किससे बन रहा है? दो कॉर्नर्स एंड 4 कॉर्नर एजेस। सेंटर एडजेसेंट फेस, 4 एडजेसेंट फेस सेंटर। ये देखो, ये मैंने जमीन वाला फेस लिया, जो इसके आगे यूनिट सेल होगी ये उस यूनिट सेल की जमीन है, और ये इसका सामने वाली दीवार का इस एज के बिल्कुल ऊपर जो दीवार है, और ये अगली जो इसके नीचे यूनिट सेल है उसका। आई थिंक दिस इज अ मोर क्लियर पिक्चर। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर फॉर्म्ड बाय 2 कॉर्नर एटम्स एंड 4 एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स। देखो जी, कोई डाउट लग रहा है? ईच वाला बॉडी सेंटर है, नहीं, ये वाला बॉडी फेस सेंटर है, देखो मैंने लिखा ना। और वैसे भी सोचो FCC में बॉडी सेंटर पे तो कुछ होता ही नहीं है। FCC means the constant particles, the atoms are only at the corners and the face center। तो ये वाला फेस है, दिख रहा है तुम्हें? ये वाले फेस का सेंटर है ये। और ऐसे इसके नीचे की यूनिट से लगेगी कि ये उसका सेंटर है, ये 2 कॉर्नर्स और ये एजेस। और इस विजुअलाइजेशन का सिर्फ इतना सा फायदा है कि अगर पेपर में एक स्टेटमेंट डाल दे औखा क्वेश्चन करके, जो कि अब नहीं डालते, बट अगर डाल दे तो ऐसे, अदरवाइज हमें तो पोजीशन याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वन इज एट द बॉडी सेंटर, अनदर एट ऑल एज सेंटर्स। और अपना टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन मैंने भी लिखवाई नहीं है ना, मैं विजुअलाइज करा रही हूँ क्योंकि पागल हो जाएंगे विजुअलाइज कर करके, जब जरूरत नहीं है, बाद में आराम से कभी कर लेंगे। वैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ना बेटा 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल है। आपको याद है ये बॉडी डायगोनल होता है? आपको ये पता है कि बॉडी डायगोनल के पैरामीटर क्या है? √3 है। √3 है। अब ये बॉडी डायगोनल के ना 1/4 पे खड़े हो, 1/4 पे खड़े हो यानी √3a/4 पे खड़े हो। जब आप बॉडी डायगोनल से √3a/4 पे खड़े हो कॉर्नर से, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड है।
कॉर्नर से बॉडी डायगोनल पे √3a/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो मैंने क्या लिखा है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मुझे लगा पहले क्लियर करा दूं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर। देयर आर 2 tetrahedral voids, there are 2 T voids on each body diagonal 1/4 from the corner. There are 2 T voids on each body diagonal 1/4 from the corner. अब याद करो क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स थे? 2 बॉडी डायगोनल हैं। 2 टोटल क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल? 4 है। टोटल बॉडी डायगोनल 4 है क्योंकि ऑपोजिट कॉर्नर से कनेक्ट होके बनते हैं। तो फिर बताओ कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8 हो गए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि एफसीसी का Z 4 है और 4 के लिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अगर आप चाहो तो जैसे फोटोज बना ही देते, बना लो। वो जो टेबल चल रहा है उसमें बस लोकेशन लिखनी है, यही चीज को बस हम वहां लिख देंगे। देयर आर 2 T voids on each body diagonal as there are 4 body diagonal in a cube, तो टोटल 8 T voids। ये वहां पे भी लिख देंगे। मैं चाह रही थी अगर ये फोटो बनानी तो ऐसे T void का याद रहेगा कि कहाँ है। हाँ जी बच्चे। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो बॉडी डायगोनल्स पे मिलते हैं। ये बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल में कॉर्नर से 1/4 पे, ये एक बॉडी डायगोनल पे 2 T वॉइड्स मिलेंगे 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर। अगर ये फोटो बन गई है तो मैं वो रिटर्न वाला पेज दिखा दूं तुम्हें? इससे पिछली भी दिखा देना। ये लो जी गौरीश जी, ये थोड़ी सुंदर बनाई है। कल भी हम बनाने की कोशिश करी थी बट आप लोगों ने आइडिया दिया कि ऐसे ज्यादा अच्छी बनेगी तो मैंने ये वाली बना दी है। थैंक्स मैम। ये क्या था मैम? ये मेरा प्यार बेटा तुम्हारे लिए। स्लाइड भी कम है। गिफ्ट हैम्पर देखो, गिफ्ट हैम्पर। पूरा इतने गिफ्ट हैम्पर से पूरा कमरा भर गया होगा तुम्हारा, नहीं? मैम इतना ज्यादा प्यार मत किया करो। नहीं यार, प्यार तो करना ही करना है। हाँ, क्या कह रहे थे पुरु जी आप? गिफ्ट बिखरे हुए थे। इसलिए गिफ्ट बिखरे हुए थे। याद करोगे जब डॉक्टर बनोगे ना, तब याद करोगे। मतलब मुझे याद आया ऐसे ही तुमसे बात करते करते, बहुत पहले एक स्टूडेंट मेरे साथ थी। तो कई बच्चे बड़े सिंसियर होते हैं और वो आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं कहेंगे व्हाट्सएप पे, वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आप आंसर लिख दो, ये क्वेश्चंस है, ये आंसर लिख दो। ठीक है। सो throughout the 2 years she used to send me the questions and questions and questions, और इतनी किताबों के इतने क्वेश्चंस होते थे कि मतलब मैं पूरा टाइम मतलब उसके साथ चलो फोन पे डिस्कस करिए या उसको इंस्टीट्यूट में बता रही हूँ क्योंकि तब ऑफलाइन था, तो उसको था कि भाई ये मेरे क्वेश्चंस हैं, ये आप लिस्ट रख लो और मेरे को बता देना जब भी आपको टाइम मिलेगा। तो 2 साल हमारा यही रिश्ता चलता रहा कि शी इज सेंडिंग मी द क्वेश्चंस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर्स। फिर जब उसकी सिलेक्शन हुई देन शी रॉट अ लेटर ऑन व्हाट्सएप कि ये वो ऐसा वैसा, और मैं आई फेल इनटू टीयर्स की। तो ना मैंने उसको वो सारे स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने कहा देखो आज तक मेरी और आपकी कन्वर्सेशन ये थी और ये उसका फल है, ये उसका फल है कि तुमने इतने सिंसियरली काम किया है। तो चलो पढ़ाई करते रहो, ये मेरे गिफ्ट हैम्पर्स ही तुम्हारे काम आएंगे। लिखो जी फटाफट लोकेशन। देयर आर 2 T voids on each body diagonal 1/4 from the corner as there are 4 body diagonals in a cube, so total 8 tetrahedral voids in FCC। जब ये पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद आज हम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो जनता जल्दी से हमारे साथ जुड़ रही है। लंगर का इंतजाम कर लिएगा ध्रुव, बच्चे खुश हो के आ जाते हैं तो अनाउंस कर देगा ध्रुव रोज क्लास में कि आज मैं छोले पूड़ियाँ बांट रहा हूँ वर्चुअली। नहीं ध्रुव, ध्रुव घूम गया? नहीं मैम यही है। तो मैं क्या, तू अनाउंसमेंट कर दिया कर रोज। कल ध्रुव जलेबियों का लंगर लगा रहा है। मैम वो तो अनाउंसमेंट कर देगा, उसके बाद नहीं दे तो घर पहुंच जाएंगे वो सारे। वो आपने लगा दिया मैम। जलेबियों के लालच में लोग कल भी आएंगे। कल आईडी नहीं आएगी, लोग कैसे आएंगे? ध्रुव को कांटेक्ट करेंगे जलेबियां का। मैं वही तो, ये तो बोल देगा, ये देगा तो नहीं, ये ऑनलाइन कैसे देगा? फोटो भेज घर देगा, पहुंच जाएंगे सारे, खा लो, ग्रुप खा पे लो। फोटो भेज देगा। ये सही है। अब आप लेटेस्ट वाला कोई काम नहीं करवाओगे? मैं कोई काम नहीं कराऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया, इससे ज्यादा नहीं करूंगी वरना तुम ऑनलाइन निकल के मेरे को जूते मारोगे। मैम कल मैंने रात को बैठ के बंटे जोड़े थे फेविक्विक के साथ कि मैम करवाएंगे।
प्रांशु बहुत मजा आ रहा था। बंटे छोड़े तूने, दिखा तो सही अपने बंटे जरा। 1 मिनट में दिखा रही हूँ। हाँ चल दिखा दिखा दिखा। ये गिफ्ट हैम्पर बाद में लेना मत भूलना है ना बेटा जी। चलो जी, आज का बहुत बहुत ही खूबसूरत काम, यू विल लव दिस, आई एम श्योर अबाउट इट। चलो कोशिश करेंगे, है ना। एनीवेज, तो मैम क्वेश्चन है, आपकी वीडियो भी ऑन नहीं हुई। अच्छा, ओह माय गॉड, तुमने बंटे इकट्ठे कहाँ से किए? आजकल तो मिलते ही नहीं है। मेरे भाई के पास पड़े थे मैम, उससे मांग लिए, अच्छा। उसने शटर खोल खोल के ढूंढ के दिए मुझे। ओह माय गॉड, क्योंकि मैं कभी अपने बच्चों से बात करती हूँ ना कि हम कंचों से खेलते थे, तो मेरा बेटा हमेशा बोलता है, अच्छा वाह क्या मजे बात आते है। हैं। मुझे इंस्पायर कर दिया, मैं भी अब बंटे लाऊंगी और अगली बार ना बंटों से पैकिंग करके रखूंगी। क्या बात है, ये आइडिया अच्छा दिया। मुश्किल बड़ी वेरी होती गुड। है इनसे, मुश्किल बड़े मतलब बड़े कि फेविक, पूरे या नहीं मैम, पूरे पूरे बना के रखने पड़ते हैं। तो हमने थोड़े से बनाए ना, इससे ट्रायंगल सा बन जाता है, पूरा क्यूब तो बनता ही नहीं है। मैम आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ। लेकिन फिर आगे यस सब मैम, काम आएगा। समझने में बहुत टाइम लग जाता है इसको, कैसे करें हम कैसे ना ना। एक बार सियाल सर के भी बड़े पीछे पड़ते हैं कि सियाल सर हमें ना सॉलिड स्टेट के सारे मॉडल्स ला के दो। पता हमारे इंस्टीट्यूट में आपको अब तो टीचर्स आपको दिखाते नहीं होंगे, जॉल्जी वाले दिखाते हैं, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां, इमेजेस दिखा दो। नहीं मैम, नहीं मैम, हाँ इनके पास सारी हैं, खोपड़ियां, स्केलेटन। तुम जाते हो हेलिक्स में, तुम्हारा स्वागत होता है, वहाँ स्केलेटन खड़ा है पूरा। डाउट रूम में आरती की था थाली मैंने लेके। साइड पे। हाँ, लोग उसके डाउट साथ रूम फोटो में खिंचवाते हैं। तो हमारे पास ना सारी हड्डियां हैं, सारे वो कंकाल है, वो स्केलेटन इधर से उधर घूमता रहता है। मैम तो बड़ा फोटो ही मजा देख आता है। देख के काट रहे हैं हम। हाँ अब तो कुछ नहीं करते, बट जॉलजी में फिर बड़ा मजा आता हाँ है, वो मैम, सारे बड़ा मजा, स्केलेटन। पढ़ने में मजा आता है मैम ऐसे ही। हाँ तो वो बड़ा अच्छा सा हमने सर को बोला था, बट चलो अब तो चलो जी, आओ जी फटाफट से पढ़ाई कर दे। फॉर्मूला मेकिंग, इस टॉपिक में ना कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या कर रही हूँ, जब कर रही हूँ तो पता लग जाएगा। कैलकुलेट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग, ये सारा क्यूबिक सिस्टम चल रहा है, पहले कर दूं। ए भी एटम है, बी भी एटम है, सी भी एटम है ना, कांस्टेंट पार्टिकल्स है। एक क्यूब है जिसमें ए कॉर्नर्स पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, सी फेस सेंटर पे है। और जब कोई आपको कह रहा है ना सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो आप देखो कहाँ कहाँ है एटम्स, और फिर उनका मतलब एक तरह से z सॉल्व कर दो, सबका z सॉल्व कर दो, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला उस कंपाउंड का बन जाएगा। जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डू फॉर यू, और बाकी सब में भी हेल्प करूंगी। अब ए कॉर्नर पे है, तो बताओ कितने ए हुए? 8 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 by 1 8। by 8 1 by 8, तो ए हुए 1, और बी कितने हैं? 1 1, क्योंकि बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी 1 ही होता है ना, उसमें तो कुछ करना नहीं। ठीक है जी। और सी कितने हैं? 6 मैम। कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1 by 2। 1 by 2। एक बार दोबारा मैं बोल देती हूँ, वैसे आप लोगों को याद ही है। कॉर्नर 1 by 8, बॉडी सेंटर 1, फेस सेंटर हाफ, एज सेंटर 1 by 4, तो ये बने 3। अब आपने कुछ नहीं करना, कहाँ कहाँ पार्टिकल पड़ा है उससे आप उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी Z निकाल रहे हो। फिर आपको दिख रहा है A 1 है, B भी 1 है, C 3 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना A B C 3। ये टॉपिक आज हमने करना है। आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ यही काम होना, फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है, इसके पूरी एक RPS 4 है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ट्यूसडे को मैं RPS 3 और 4 तो पक्का लूंगी आपके डाउट्स, मतलब असाइनमेंट बुकलेट तो नहीं ले पाते शुरू में, बट डू योर RPS 3 एंड 4, उसके डाउट्स पक्का होंगे ट्यूसडे को। और ये ABC3 सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऐसे बनाना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करो, कोई भी डाउट आ रहा है मन में पूछो, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होने हैं। कोई डाउट आ रहा है ना तो जरूर क्लियर कर लेना, चाहे वो छोटे से छोटा हो, क्योंकि ना आज ऐसे लेवल चल रही है, जैसे एक क्वेश्चन फिर थोड़ा घुमा के फिर और घुमा के फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इफ यू फील एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, डोंट फील शाय, जस्ट आस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल इंडिया का, और बाई चांस सबसे आसान भी है। मैम यहाँ पे हमें शेप तो मतलब हेक्सागोनल भी तो हो सकती है इसकी। सकती है, इसीलिए ना जैसे अब मैंने ना एक्चुअली कल सारे ये क्वेश्चंस लिख के रख लिए कि आज तसल्ली से बैठ के बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे भी फील हुआ कि बच्चों ने कहा आपने क्यूब तो लिखा नहीं है, देन आई फेल्ट कि 100 क्वेश्चन है आपके RPS एंड बुकलेट, दे नेवर राइट क्यूब। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हेक्सागोनल होगा तो वो लिख देते हैं HCP। आप लिख सकते हो कैलकुलेट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग A at corners, B body center, C face centers of a cube, ये आप ऐड कर दो वर्ड of a cube। बट अगर पेपर, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी लक्ष्य, अगर पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक सिस्टम। 99% क्वेश्चन क्यूबिक सिस्टम के। चले फिर आगे। यस मैम। अच्छा जी,
एक और क्वेश्चन, ए कॉर्नर पे फिर से क्यूब है, बी फेस सेंटर्स, 1A इज मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर ओनली। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, 8 कॉर्नर थे पर बाई चांस एक कॉर्नर से एक ए टूट के गिर गया, मैं ये बता रही हूँ। तो मतलब अब 7 कॉर्नर पे ए है पर एक कॉर्नर पे नहीं है। पहले क्वेश्चन नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, कितने कॉर्नर्स पे ए है? 7 corners. corner फॉरगेट कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना रहना है? 1 by 8 तो ये हुआ 7/8। A7 B24 बी ऑप्शन क्या बोला? बी बहुत ही सही जी, वेरी गुड। अब बी जो है वो बी फेस सेंटर पे है, कितने फेसेस होते हैं? 6, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ, 1/2 तो ये हुआ 3। ऐसे लिख सकते हैं अपने नाम? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है तो आप 7/8 B3 पे नहीं छोड़ सकते। सिंपलेस्ट मींस आपको सिंपलीफाई करना है। आई थिंक सबको ये एलसीएम लेना आता है, मतलब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना A7 B24। दैट्स व्हाई वी से यूज द वर्ड सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये आपको ऐसे ही बनाना है, A7/8 B3 तो 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स A7 B24। कोई दिक्कत है पूछो, otherwise we'll move to the next question. चलें जी? Yes. ए ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, बी ऑल्टरनेट एजेस पे है, सी ऑल्टरनेट बी ऑल्टरनेट फेसेस पे है और सी ऑल्टरनेट एजेस पे है। ए ऑल्टरनेट कॉर्नर पे है, बी ऑल्टरनेट फेसेस पे है, सी ऑल्टरनेट एजेस पे है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता रही थी ना, हर क्वेश्चन में आगे मैं कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट डालते जाऊंगी। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑल्टरनेट का मतलब हाफ नहीं होता। ऑल्टरनेट शब्द का मतलब होता है एक जगह है, एक जगह नहीं है, एक जगह है, एक जगह नहीं है। ठीक है जी? तो आप अपने पास क्यूब्स के डायग्राम बना के देखो, सोचो अगर आपको सिर्फ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करने हैं तो कितने कॉर्नर ऑक्यूपाई करोगे? 4 कॉर्नर्स। बिल्कुल, सिर्फ 4 कॉर्नर्स। ठीक है? ऑल्टरनेट मतलब एक जगह रखोगे पर फिर उसके आसपास एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, उससे ऑपोजिट ही मिलना चाहिए। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स 4 है। ऑल्टरनेट फेसेस कितने बनेंगे? तो ही बनेंगे मैम। वेरी गुड। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स तो देखो बच्चे ने तुक्का भी लगा लिया ना, भी 8 का आधा 4 तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट सोचोगे तो भी 4 बनने हैं, हाफ सोचोगे तब भी 4 बनने हैं। पंगा होता है फेस का। फेस में बच्चा जो हाफ कर रहा होता है, मैंने क्लियर किया अल्टरनेट का मतलब हाफ नहीं है, तो फेस सेंटर 6 थे। अगर आप हाफ बोलते तो 3 ऑक्युपाइड है, पर हमने ऑल्टरनेट बोला है। ऑल्टरनेट मतलब एक पे होना चाहिए, एक पे नहीं। तो आपको याद है जब मैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल समझा रही थी, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने आपको कहा था ये ऑल्टरनेट फेसेस है, और ऑल्टरनेट फेसेस मतलब सिर्फ 2, और ऑल्टरनेट एजेस मतलब 4 हो जाएंगे मैम। बिल्कुल 4 ही होंगी ऑल्टरनेट भी। अब जिन्हें ये बात नहीं समझ आई उनके लिए मैंने सारे डायग्राम्स बनाए, मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। देखो जी, ऑल्टरनेट कॉर्नर अगर आपने इस कॉर्नर पे रख दिया बेटा, तो आप ना तो इस कॉर्नर पे रख सकते हो, ना इस कॉर्नर पे रख सकते हो, ना ही इस कॉर्नर पे रख सकते हो, क्योंकि ये तो फिर एडजेसेंट हो गए ना। आप सिर्फ यहाँ रख सकते थे, फिर वही प्रॉब्लम, आपने यहाँ रख दिया तो आप यहाँ तो रख ही नहीं सकते, फिर आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख दिया तो यहाँ नहीं रख सकते। अब देखो जो मैंने सिचुएशन बनाई है, ऑल आर ऑल्टरनेट, ऑल आर ऑल्टरनेट, कोई भी आपको एडजेसेंट नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेट कॉर्नर हुए 4। ऑल्टरनेट फेसेस देखो, अगर मैंने छत पे रख दिया है तो मैं दीवारों पे तो रख ही नहीं सकती ना, वो तो एडजेसेंट हो जाएंगी। अगर मैंने ऊपर छत पे रखा है तो मैं सिर्फ जमीन पे ही रख सकती हूँ। या आप फ्रंट रख लेते तो आप सिर्फ बैक रख लेते, या आप लेफ्ट रख लेते तो आप सिर्फ राइट रख लेते। ऑल्टरनेट फेस 2 ही रहेंगे, वो 3 नहीं है। हाफ फेसेस बोलेंगे तो वो 3 है। और ऑल्टरनेट एजेस, वही कॉर्नर वाली कहानी। अब जैसे मैंने इस एज पे रखा पहले, तो ऑफ कोर्स मैं इन एजेस पे नहीं रख सकती, ना ही मैं इन एजेस पे रख सकती हूँ, तो मैं इसके पीछे ऑपोजिट रख रही हूँ। फिर अगर यहाँ रख दिया तो इन पे रखने का तो मतलब ही नहीं है ना। ठीक है जी? अच्छा जी, फिर अगर आपने यहाँ रख दिया है तो इसका मतलब, और अगर आप यहाँ रखते
अगर आप यहाँ रखते, हाँ यहाँ भी रख सकते थे, या मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एजेस मतलब आप ये सिर्फ 4 ऑक्यूपाई कर सकते हो और कोई ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। हमें एजेस वाला प्लीज बता दो। मैं एजेस वाला ना आपके लिए दोबारा भी बना देती हूँ, ठीक है जी। एजेस वाला मैं दोबारा भी बना देती हूँ ताकि आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। B2 C2 हाँ, आंसर तो आपने बिल्कुल ठीक ही बनाया होगा। मैं अभी चेक भी कर दूंगी बच्चे बना के। A B2 C2 कह रहे हो ना सब बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो मेजोरिटी विंस। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ऑल्टरनेट एजेस पे रखना है ना, एजेस। अब देखना जी, अगर मैंने इस एज पे रख दिए तो मैं आसपास वाले एजेस, अब सोचो मैं ना तो यहाँ रखने जोगी, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, वो तो ऑल्टरनेट नहीं है, वो तो एडजेसेंट है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ रख दिया। अब अगर आपने यहाँ रख दिया है तो इसका मतलब आप यहाँ तो रख ही नहीं सकते, यहाँ तो रख ही नहीं सकते। हाँ, आप यहाँ रख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, ये तो एडजेसेंट नहीं होगा तो आप यहाँ रख सकते हो, या मैंने सामने रखा तो वो भी चलेगा, ठीक है। आपने यहाँ रख दिया, फिर अगर आपने यहाँ रखा है तो आप यहाँ तो रख ही नहीं सकते, इसका मतलब अब आप यहाँ रख सकते हो। तो कुछ भी करा है तो ऑल्टरनेट मतलब आपने 4 ही ऑक्यूपाइड करे हैं। तो पहले तो दोबारा देख लो, किसी को कोई डाउट? ऑल्टरनेट कॉर्नर में 4 ऑक्यूपाई होते हैं, ऑल्टरनेट फेस में 2 ऑक्यूपाई होते हैं, ऑल्टरनेट एज भी 4 ही ऑक्यूपाई होते हैं। और इफ यू से कि ये समय क्लियर हो गया, अब क्या बचा है? अब आपको स्टोइशियोमेट्री चेक करनी है। अब ए था कॉर्नर पे, तो मतलब ए सिर्फ 4 कॉर्नर पे है, लेकिन डोंट फॉरगेट कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 रहता है, ठीक है जी। कॉर्नर बेटा 1 ऑक्यूपाई करो, 7 ऑक्यूपाई करो या 4 ऑक्यूपाई करो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है। और बी ऑल्टरनेट फेसेस पे है, यानी सिर्फ 2, बट डोंट फॉरगेट फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ ही रहता है। और बचा था सी था हमारे पास ऑल्टरनेट एजेस। एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 1/4. 1/4. तो ये 1 बना, तो बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे थे। अब ए हाफ है, बी 1 है, सी 1 है, तो फॉर्मूला बना AB2C2। ये लो जी, मैंने पूरा शो कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। बोलो जी, बोलो जी, बोलो। ना मेरे को ना एज नहीं क्लियर हो पा रहा। देखो, ऑल्टरनेट एज पे रखना है। अब मेरी बात को समझो, आपने इस एज, पहली बात एज होता है किनारा, आपने इस एज पे रख दिया। अब सोचो, अगर आपने इस एज पे रख दिया है तो आप ये 2 एज पे तो रख ही नहीं सकते, कि तो एडजेसेंट हो जाएगा ना। ऑल्टरनेट का शब्द का मतलब समझो, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो मैंने अगर इस ऑल्टरनेट एज पे, इस एज पे रखा है तो मैं सिर्फ ऊपर वाले एज पे रख पाऊंगी, दिख रहा है? एक पे रखूंगी, दूसरे पे रख पाऊंगी, 2। ये पता लगा? यस मैम। यस मैम ठीक है जी। और 2 इसके पीछे रख दो, ये पीछे भी नहीं रख पाओगे, फिर पीछे भी नहीं रख पाओगे। ये क्या रखा, एक यहाँ रखा। अब तीसरा अगर तुम यहाँ रख रहे हो, तीसरा अगर तुम यहाँ रख रहे हो, ठीक है, हाँ, चौथा यहाँ रख लोगे, उसके पीछे रख दोगे, बस ऐसे कर लो, आगे पीछे रख दो। एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, मतलब ऐसे 4। तुम्हें मेरी फिंगर्स दिख रही है, ये ऐसे 4 रख दो, ये ऑल्टरनेट हो जाएंगे, कभी भी एडजेसेंट नहीं है, देख लो। ठीक है मैम। यहाँ, 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 यहाँ। चलो जी, अब चले आगे। यस मैम अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़े से केयरफुल रहना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के ना मैं 6 पार्ट कराऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। इसके 6 पार्ट्स मैं कराने वाली हूँ और इसमें आपकी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू कवर अप। तो क्वेश्चंस क्या, पहले सुनो। ए हैज सीसीपी लैटिस। अब पिछले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज में फर्क है, समझो। पहले मैंने कहा था ए कॉर्नर पे, मतलब ए सिर्फ कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे कोई और है, एज पे कोई और है, इस तरह से। बट नाउ आई हैव चेंज्ड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। आई एम सेइंग ए हैज सीसीपी लैटिस। यू रिमेंबर व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सीसीपी? FCC. CC
कह रही हूँ ए FCC लैटिस में है, तो मतलब मैं कह रही हूँ यही ए कॉर्नर पे भी है, यही ए फेस सेंटर पे भी है। पहले बात का फर्क समझो, पिछले सारे क्वेश्चंस ऐसे थे ए कॉर्नर पे, मतलब सिर्फ कॉर्नर पे ही है, मैंने कोई लैटिस भी डिफाइन नहीं करा था। यहाँ ए हैज CCP लैटिस, मतलब ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ए का FCC लैटिस है। अच्छा जी, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लो, FCC के लिए Z क्या होता है? 4 और 4Z के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं? 4 और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8 मैंने लिखा B ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, C ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसी पिक्चर को लेके आगे चलना है। A का CCP लैटिस है, B टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़ा है, C ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पड़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB2C क्या बात है। तो A कॉर्नर्स पे है एज वेल एज फेस सेंटर्स पे भी है। तो A हो गया 4। और पहले ही समझ लो कि जब Z 4 है तो 4 के लिए 4 ओवॉइड है और 8 T वॉइड है। फॉर n sphere there are n octahedral void and there are 2n tetrahedral voids। ठीक है जी। अब जो B आपका है वो octahedral void में, B is in octahedral void और octahedral voids सॉरी B is in tetrahedral void। तो B कितने हैं फिर यहाँ? 8। C octahedral void में, ठीक है जी। तो octahedral voids कितने हैं? 4। तो A B 8 C 4 A B 2 C। ध्यान से देखो, प्लीज लेट मी नो कोई डाउट? हेलो अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। अब इसमें ना बहुत सारी वैरायटीज होती है, बहुत सारी वैरायटीज है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में मैं सारी चीजों का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर सिखा दूं, फिर इतना सा जो होमवर्क दिया है गिफ्ट हैम्पर वो आप कर पाओ। अब इसमें और वैरायटीज क्या भरी हुई है, वैरायटी। असाइनमेंट के क्वेश्चन देखना तुम करते रहोगे और फटाफट होंगे। आई होप। वो कहता है बी ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हेन वी से बी ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कितना? 1 B ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। लक्षित आप 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और B उसका 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो B हुआ 1। यस मैम। हम कह रहे हैं C ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 1 हम कह रहे हैं B ऑक्यूपाई 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 2 मैम। टू बना, हाँ 2 बना। वेरी गुड पुरु। तो मतलब समझो इसमें बहुत सारी वो वैरायटीज, ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो आप ले लो, ठीक है जी। इस तरह से सिंपल वैरायटी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने कहा था इसी के मैं आगे अब आपको ये टोटल 6 पार्ट कराने हैं। अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, लेट्स सी बाकियों में क्या करना है मैंने। उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर ले। ए CCP लैटिस में मतलब ए कहाँ कहाँ पड़ा है? कॉर्नर्स पे और फेस पे। कॉर्नर और B कहाँ कहाँ पड़ा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो ये बताओगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? बॉडी डायगोनल On each body diagonal, बस इतना याद रख लेना, 2 on each body diagonal। क्वेश्चंस उससे हो जाएंगे। और C कहाँ पड़ा है? at body and the body center and edge center. Very good. सेंटर्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे पड़ा है, यानी बॉडी सेंटर एंड ऑल एज सेंटर्स। अब ना मैं जो इसमें अगले इसी का सेकंड पार्ट है, नंबरिंग ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का अब सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ, इफ ऑल द एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द एज आर रिमूव्ड। अब हम वेले बैठे थे, ध्यान दो, ए बी सारे ए बी सी की पैकिंग हुई हुई है, पर हमारा दिल किया और हम वेले थे, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। हमने क्या करा, हमने ना एक एज से पार्टिकल्स तोड़ दिए। ये देखो, ये एज किनारा, मतलब ये पूरी पैकिंग हुई है। सोचो ए पड़ा है, बी भी है, सी भी है, अच्छी पैकिंग हुई है। मेरा दिल किया, मैंने ना किनारे में मुझे जो जो पार्टिकल मिले ना, मैंने कट के परे मार दिए। तो सोचो मैंने एक एज से सारे एटम निकाल दिए। अब आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब मैम कह रही है ऑल एटम्स फ्रॉम वन एज आर रिमूव, तो क्या क्या रिमूव हुआ और उससे ए बी सी में से किसका नुकसान हुआ, तो उनका कितना शेयर बचा है, उनका जेड क्या बचा है। तो लेट मी चेक। अगर एज, ये एज है, ये किनारा है, बता सकते हो एज से सारे एटम
एटम्स उड़ा दिए तो क्या क्या गया होगा एज से? कॉर्नर, वो कॉर्नर चले गए टू कॉर्नर, और एक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल चला जाएगा। टेट्राहेड्रल, सेंटर पे गया। मतलब सीधी बात है कि जब आप एज से निकाल रहे हो तो 2 कॉर्नर गए और एक एज सेंटर गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझना है आप मेरे साथ पहले देखिए। आप तब तक क्वेश्चन लिख सकते हो अगर चाहो, मैं क्यूब बना रही हूँ। मैंने सिचुएशन ये दी कि ना हमने सिचुएशन ये है कि मैंने एक एज से एटम उड़ा दिए। अब जब एक एज से आप एटम उड़ा रहे हो तो पहले ये डिस्क्रिप्शन लिख लो कि क्या गया। तो 2 कॉर्नर्स गॉन और 1 एज सेंटर गॉन। पहले ये लिख लिया करो कि क्या क्या गया है। अब जब आपने ये लिख लिया कि क्या क्या गया है, अब क्या क्या बचा है, दैट इज योर रिजल्टिंग स्टोइचियोमेट्री। अब 2 कॉर्नर गए हैं, किसका लॉस हुआ है और कितना लॉस हुआ है? हम ए का लॉस हुआ है, ए का लॉस हुआ है। ए में पहले 8 कॉर्नर पे ए था, अब 8 के बजाय कितने कॉर्नर्स पे? 6 कॉर्नर्स। लेकिन डोंट फॉरगेट फेस सेंटर का कोई नुकसान नहीं है, वो वहां का वहां है। अच्छा जी, क्या बी को कोई नुकसान हुआ है जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में था? बी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। सी का क्या लॉस हुआ है? एक चला गया। चला जाएगा मैम उसका। वैसे सी था ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी एक बॉडी सेंटर और सारे एज सेंटर्स पे। अब एक बॉडी सेंटर पड़ा है लेकिन एजेस कितने पड़े हैं? एक कम हो गया एजेस, एक एज कम हो गया। ठीक है जी, एक एज कम हुआ है, बट डोंट फॉरगेट एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से तसल्ली से देखना है कौन कौन गया है, फिर जो गए हैं उसके बाद क्या क्या बचा है, ये सारा कुछ हमने अच्छे से चेक करना है। ठीक है जी, तो चलो बनाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? और मैं अभी आपके साथ बनाती हूँ। हाँ बोलो बोलो। A15 B32 C15, वेरी गुड जी। अभी चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, 2 कॉर्नर्स गए मतलब कि 6 कॉर्नर सलामत है, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/80 रहता है। 3/4 और 6 फेस सेंटर हमने नहीं हिलाए हैं। इतना सा मैथ हैंडल कर लेते हो ना, ये 3/4 आएगा तो ये, और ये 3 आएगा तो ये टोटल बन गया कितना? 15/4। बी का तो कोई नुकसान ही नहीं है, बी तो अपनी जगह पे ही बैठी है जी। तो बी हो गए 8 और सी बॉडी सेंटर वाला पड़ा है, सिर्फ नुकसान हुआ है एज सेंटर वाले को, पर एज के 11 सलामत हैं और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 रखना है। मैम बोलो जी बोलो। मैम जो आप पहले बता रहे थे 1/4 फर्स्ट पार्ट के अंदर 1/4 ऑफ बी वाला पॉइंट मैम, जैसे 25% का आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ, जो बता दो, नहीं पता चला। ऐसा हुआ जैसे मैंने कहा कि ना 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 4 का 1/4, तो 4 × 1/4 मतलब 1 ऑक्युपाइड है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे थे। स्टिल लेट मी नो अगर किसी का कोई डाउट है, और अगर आपने कर लिया तो वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब ना हम इसी को लेके चलेंगे, जैसे अभी एज हटा दिया, अभी कुछ और हटाएंगे इस तरह से। मैम B32 कैसे? किसी की आवाज नहीं आ रही? हाँ जी मनन, क्या कैसे आया? मैम बी के नीचे 32 कैसे है?
हाँ ये देखो ये 15/4 है ना बच्चे, तो 15/4 ये फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4/32, ये आगे भी मल्टीप्लाई करे पर आगे 4 है ही है तो वो कट गया, या एलसीएम ले लो सबका, है ना, जैसे एलसीएम लेके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाना होता है, तो बस जो फ्रैक्शन है उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मनन? यस मैम। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी कि अब अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है तो लेट वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। इसी का हमारा उसी के पार्ट चल रहे हैं ताकि आपको ओरिजिनल लोकेशन पता है। If all atoms from one of the central axes are removed, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो जरा और फिर मैं समझाती हूँ अब मैं क्या कह रही हूँ। आपने क्यूब लिया, ऊपर से एक तो ना एक्सिस का मतलब होता है एक तार निकालनी, एक्सिस का मतलब एक तार निकालनी, आप ऊपर से एक तार निकाल रहे हो, आप ऊपर से नीचे तक एक तार निकाल रहे हो, ऊपर से तार डाली नीचे से निकाल दी तार। आप अपने कमरे में देखो, आपने कमरे में छत के बीचों बीच फेस सेंटर से एक तार उठाई और नीचे फेस सेंटर तक निकाल दी, तो जो उस तार के अराउंड है वो निकल गया, मतलब आपने उसे ऐसे तार डाली और वो सारे निकल के टूट के गिर गए, ये समझो। इफ ऑल द एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस आर रिमूव्ड, तो किसी बच्चे को समझ आ रहा है क्या क्या गया फिलहाल? दो फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर। बॉडी फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर गया मैम। दो फेस सेंटर गए और एक बॉडी सेंटर, बस अगर ये चीज आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर ये बचा है कि क्या क्या बचा है उसका कंट्रीब्यूशन चेक करके फॉर्मूला बनाओ। तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। हाँ जी बेटा, अभी बनाते हैं जी। अब वन ऑफ द फेस सेंट्रल एक्सिस, यहाँ फोटो में देख लो जिन्हें मेरी बात वैसे समझ नहीं आई। वन ऑफ द फेस सेंट्रल एक्सिस मतलब बेटा यहां से काट के ये ऊपर से तार नीचे तक डाल दी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, बिल्कुल सीधी तार है, बिल्कुल सीधी तार है, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या गया, तो इसमें क्या क्या गया, 2 फेस सेंटर गॉन, 1 बॉडी सेंटर गॉन, यानी एक तो ए को नुकसान पहुंचा और एक सी को। क्या आंसर बता रहे थे बच्चे आप? A3B8 3B8 एंड C3। क्या बात है जी, मतलब आंसर तो बिल्कुल ठीक है। चलो जी, जिन्हें कोई डाउट है उनके लिए मैं प्रूव करती हूँ। अब 2 फेस सेंटर गए हैं, मतलब कॉर्नर फिलहाल कोई नहीं गया, तो कॉर्नर सलामत है। फेस सेंटर बचे फिर 4, और ये बचे आपके 3। बी 8 के 8 ही हैं, और सी कितने हैं? सी में बॉडी सेंटर चला गया बट एज सेंटर सारे के सारे सलामत हैं। तो यू आर राइट, 3, दिस इज आल्सो 3, सो इट इज A3 B8 C3। हाँ भाई बताओ, ये टॉपिक कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस मैम। तो ऑल इंडिया में 2 ही टॉपिक आते हैं, मतलब 3 आते हैं टोटल। एक वो जो आरडी और ए था, एक ये फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है, और एक आगे डिफेक्ट्स। ये ऑल इंडिया का आजकल टॉप क्लास टॉपिक है, इन्हीं का सबसे इजियर सा क्वेश्चन डाल देते। किसी ने देखा कि 2021 में, 2021 चल रहा है, 2020 में क्या डाला था? मेरे को इतने दिन से टाइम नहीं मिल रहा है ये चेक करने का कि क्या डाला था। चलो आप लोग के पास पेपर होता है, आप चेक करना सॉलिड स्टेट से क्या आया था। ये वाला क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। चलो जी फिर आगे चलते हैं। If all the atoms from one of the body diagonal are removed, अभी मैंने आपको दिखाया था बॉडी डायगोनल, ठीक है जी, जो √3 होता है। हमने ना क्या करा, एक बॉडी डायगोनल से सब उड़ा दिया। तो चलो थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, बॉडी डायगोनल से हमने उड़ा दिया तो क्या क्या गया होगा? कॉर्नर्स, बॉडी कॉर्नर्स और एक सेंटर और 2 कॉर्नर। और एक बॉडी सेंटर, नहीं बॉडी सेंटर गया, 2 कॉर्नर गए, और कुछ? तो मैम वो टेट्राहेड्रल वाले 2 गए। यस, डोंट फॉरगेट, ये तभी कहते लोकेशन याद करो, ठीक है जी। कैसे बने कैसे नहीं आपको तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिकॉज दे ऑन ईच बॉडी डायगोनल देयर आर 2 टी वॉइड्स, है ना, तो वो भी साथ में गए। चलो जी कोशिश करो।
ये बॉडी डायगोनल था जी। अब इस बॉडी डायगोनल से दो कॉर्नर गए, एक बॉडी सेंटर गया और दो टी वॉइड्स भी गए। A50 B32 C12 A5 B4 C4 पहले तो इस सिस्टम पे रहो। क्या आपको ये समझ आ गया क्या क्या चला गया? क्योंकि फिर वो जो बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है इसका मतलब हम मैथ्स खराब करें। पहले हम ये सही से देख लें कि कौन गया और क्या बचा है। दो कॉर्नर गए हैं, एक बॉडी सेंटर चला गया क्योंकि बॉडी डायगोनल बॉडी के बीचों बीच से तो निकलेगा ना, और दो टी वॉइड्स। पहले बताओ इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अब बचा मैथ। दो कॉर्नर गए हैं मतलब 6 कॉर्नर तो सलामत ही है। ठीक है जी, तो 6 कॉर्नर आपके पास सलामत है, 2 कॉर्नर अभी तक गए हैं और फेस सेंटर पूरे के पूरे है, तो ये फिर से 15/4। ठीक है जी। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 थे और 8 में से 2 चले गए, 6 बचे। टेट्राहेड्रल वॉइड तो जितने हैं उस 2 निकाल दिए, 6 बचे। वैसे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन 1 ही है ना, तो मतलब वो तो सीधे सीधे चले गए, वहां कंट्रीब्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं। ये बॉडी सेंटर वाला चला गया और एज वाला बचा है। ठीक है जी। फिर हमने रखा A15/4 B6 C3, तो ये बना A15 B24 C12। ये और इजी हो गया, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करेंगे। A5 B8 C4 मैं इसे मिनिमाइज कर रही हूँ, बड़े प्यार से आराम से देख लो एंड प्लीज लेट मी नो अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो। क्वेश्चन मिल गया मैम, जो इस सर आया था 2020 पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। चलो ध्रुव क्वेश्चन बोल रहा है, आप सब सुनो, बोलो बेटा जी। An element has body centered cubic structure with the cell edge of 288 picometer. The atomic radius is. सुना क्वेश्चन तुम सबने? दोबारा बोलो ध्रुव जी। An element has a body centered cubic structure with a cell edge of 288 picometer. The atomic radius is. बताओ जी कैसे आंसर बनाना है? 4 वाला फॉर्मूला वाला। ठीक है। अब मैं आप सबको इतने दिन से क्या समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी विजुअलाइजेशन में ना दिक्कत आती है। जैसे जो कल वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैं तो क्लास में अनाउंस करके गई हूँ कि वो टॉपिक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक बंदा होगा जिसको पूरी इमेजिनेशन हो गई है, होगी है, बहुत अच्छी बात है, अभी तेरी 3D इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बट दैट डजंट मीन कि तेरा पेपर में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। इसका कोई कंसर्न ही नहीं है। मतलब उल्टा सोचो ना, अगर मेरे को कल विजुअलाइजेशन नहीं हुई तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, उस विजुअलाइजेशन का मैंने एक टेबल बना दिया, टेबल अच्छे से लर्न करो। ऑल इंडिया तो गिरी इस पे रही है, RDA, बस एक ही क्वेश्चन था ध्रुव। यस मैम, कैलकुलेशन भी नहीं थी, सीधा फॉर्मूला ही था, जैसे √3/4 × 288। लो जी, √3a/4 × 288, कैलकुलेशन भी नहीं कराई। कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं तुम्हें ये नीट वाले। चलो जी, इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज लेट मी नो किसी को कोई डाउट। हाँ जी मैम, एक बार ये दोबारा से समझा दो। हाँ बताओ, कौन सा समझा दूं? टेंशन मैम क्यों ले रहे हो? बी कौन वाला सी चीज बता दो। बी देखो ना, बॉडी डायगोनल तुमने एक क्या करा, तुमने बॉडी के बीच में एक बॉडी डायगोनल पे जो कुछ था वो खींच के तोड़ के बाहर फेंक दिया। तो बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड तो है ही है ना, 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर पे। यस मैम। एक बॉडी डायगोनल से वो 2 हट गए, लेकिन बाकी 3 बॉडी डायगोनल तो सलामत है ना। टोटल 4 बॉडी डायगोनल है क्यूब में, एक बॉडी डायगोनल टूट गया, बाकी 3 तो पड़े हैं, तो 3 × 2 6 तो है ही है। और बॉडी डायगोनल बॉडी के बिल्कुल अंदर है, उसका शेयर तो 1 ही रहेगा, उसको कोई शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 के बजाय 6 हो गए, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल से तोड़ दिया। जैसे अगर मैं 2 बॉडी डायगोनल से तोड़ती तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड चले जाते? 4 जाते। 4 चले जाते, 4 बच जाते। ध्यान से देख लो, तसल्ली कर लो, बता दो क्या डाउट है। हो गया क्लियर? यस मैम, बता दो। हाँ सी देखो बेटा जी, एक्चुअली सी था हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर पे बनता है और बाकी सारे एज सेंटर पे बनते हैं। जब तुमने ये बॉडी का डायगोनल हटाया ना बेटा, वो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा था, तो बॉडी सेंटर भी निकल गया। बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड गया, पर 12 के 12 एजेस सलामत है। एज पे नहीं गया था, तुम्हारा बीच में से निकलता है बॉडी डायगोनल, एज पे नहीं गया था। ठीक है जी, तो एज वाले 12 के 12 फ्री पड़े हैं।
बच्चे तो मेरे से ये भी पूछ रहे थे ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर रहा है, ये कैसे आया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि विदाउट फीलिंग शाय जो आपका डाउट है पूछो। कई बार नहीं समझ आता कि यहाँ से कैसे हो गया या यहाँ से कैसे बन गया, तो यू हैव टू आस्क, दैट्स इट। चले आगे, क्योंकि मैंने ये बात भी समझाई है कि आगे लेवल बढ़ती जाएगी। अगर आप पिछली लेवल को क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बोलोगे। बोलो जी कृतिका जी। मैम जो ये फ्रैक्शन आई थी A15/4, इसको B जो 4 है उसको B से भी मल्टीप्लाई करेंगे और C से भी करेंगे? C से भी। एक्चुअली ना ये मैथ्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे A15/4 है, मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल मैथ समझाती हूँ। एक चीज 15/4 है, जैसे रेशियो ले लो, एक 6 है एक 3 है, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं एलसीएम लेते थे आप, तो ये 4 एलसीएम आ गया, दिस इज 15, दिस इज 24, दिस इज 12। तो ये चीज हमने ली है, ठीक है। ओके मैम, समझ आई? यस मैम, इट्स बेटर टू आस्क, इट्स बेटर टू आस्क, ठीक है। कोई नया पुराना बच्चा नहीं है, कोई झंडे नहीं गड़े हुए हैं किसी के, ठीक है जी। जब तक आप नीट में टॉप नहीं ना करते तब तक आपको कोई भी डाउट हो सकता है और आपको वो डाउट पूछना ही पूछना है क्लास में बैठ के। चले आगे मैम। बोलो जी। मैम बी का आपने मतलब ऐसे बोला ना कि जैसे मतलब वो जो बी पे जो 2 टेट्राहेड्रल वाले थे, पहले 8 थे मतलब टोटल, उसमें से हमने 2 निकाल दिया तो वो 6 हो गया, और बॉडी सेंटर का तो कंट्रीब्यूशन वैसे भी 1 है। यस, यही बोला मैंने। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो जी, अब चलें आगे। किसी को कोई डाउट अभी भी पूछ लो, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस ही करानी है। प्रैक्टिस थोड़ी कम करा दी, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करा दी, बट एटलीस्ट क्योंकि इतना सारा होमवर्क है वो इन्हीं पे बेस्ड है ना, तो सिर्फ आइडिया ये है कि आप जो कर रहे हो वो आपको अच्छे से आए। चलो जी, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ऑल एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन आर रिमूव्ड। पहले ना आराम से आप क्वेश्चन नोट करो। If all the atoms from one of the rectangular plane are removed. अब ना हम पहले मैं कह रही थी बेटा एक्सिस, एक्सिस मतलब एक तार काट रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अब हम आगे हैं प्लेन, प्लेन मतलब पूरी शीट काट देनी है। जैसे ये पकड़ा और इसके बीच में से ये शीट पूरी निकाल दी, शीट स्लाइस निकाल दी, बीच में से पूरी एक स्लाइस निकाली है। जैसे ब्रेड स्लाइस होती है, जैसे अमूल चीज स्लाइस होती है, इसमें से ना बीचों बीच रेक्टेंगुलर प्लेन है वो मैं समझाऊंगी, पर पहले प्लेन शब्द समझो। प्लेन मतलब एक स्लाइस काट दी आपने, प्लेन मतलब आपने एक स्लाइस ही काट दी, ठीक है जी। अच्छा, अब ना एक्चुअली मैं ये समझा रही हूँ कि रेक्टेंगुलर प्लेन कितने होते हैं, ऐसे ही किससे बच्चा रेक्टेंगुलर प्लेन खुद बना ले। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन्स इन अ क्यूब इज नंबर ऑफ फेस सेंटर्स बाय 2, ठीक है। कितने फेस सेंटर होते हैं क्यूब में? 6 डिवाइड बाय 2 3। एक्चुअली रेक्टेंगुलर प्लेन क्या होता है, वो एक्चुअली जाता है ऑपोजिट फेस सेंटर से कटता है। अभी मैं आपको रेक्टेंगुलर प्लेन काट के दिखाती हूँ, क्योंकि पहले तो ये पता है कि काट क्या रहे हैं, फिर ये पता है कि ये काटने के बाद क्या क्या कट गया, ठीक है। और फिर जो जो कट गया और फिर जो बच गया उसकी हमने फ्रैक्शन लेनी है, यही तो काम कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से सीखना है कहाँ से काट रहे हैं, और पहली बात तो यही पता लगे, दूसरा क्या कट रहा है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑपोजिट फेस सेंटर से कटता है, ठीक है जी। चाहे आप टॉप और बॉटम फेस चूज कर लो, चाहे आप लेफ्ट और राइट फेस चूज कर लो, चाहे फ्रंट और बैक फेस चूज कर लो, जैसे कि मैंने ये चूज किया। ये आपको समझ आ रहा? बिल्कुल बीचों बीच काट रही हूँ, बिल्कुल बीचों बीच में से मैं उसको काट रही हूँ, ठीक है जी। तो जो इसके अंदर है ना वो कट जाएगा। मतलब हमने क्या करा, क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में से एक स्लाइस काट दी, ठीक है। एक क्यूब लेके, जैसे बटर क्यूब लेके उसके बीचों बीच एक पूरी स्लाइस निकाल दी। स्लाइस समझो ना, स्लाइस शब्द, ऐसे पूरी एक स्लाइस निकाली है। आपको दिख रहा है क्या क्या गया? बॉडी सेंटर, 4 सेंटर मैम, एक बॉडी सेंटर, सेंटर 4 फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर, 4 पेज सेंटर भी गए मैम। कितने एज गए हैं? 4 एज सेंटर, 4 फेस सेंटर एंड 1 बॉडी सेंटर। 4 एज सेंटर गए हैं, एक बीच में से Body बॉडी center. सेंटर गया, और फेस कितने गए? फेस सेंटर, अब ये मुझे खुशी लगी कि आपको फेस सेंटर 4 दिखे, क्योंकि देखो जब आपने इसको बीच में से ऐसे स्लाइस, इसके बीच में से एक स्लाइस काटी है, तो फ्रंट फेस भी गया, बैक फेस भी गया, और टॉप और बॉटम तो गया। आपने यहाँ से ये पूरी स्लाइस बीच में से काट दिया। प्लेन मतलब पूरी 3D में आप पूरा एक प्लेन काट रहे हो, ठीक है जी। तो आपने ये स्लाइस काटी है। तो चलो जी, कौन कौन गया ये जरा लिख लें हम। हमारे पास हैं 4 फेस सेंटर गॉन, अभी देखते हैं पुत्र जी। 1 बॉडी सेंटर गॉन,
4 एज सेंटर गॉन। अब बड़े ध्यान से मैं ये चेक करना है फिर किसका क्या क्या सीन है। तो ए कॉर्नर सलामत थे पर ए के 4 फेस जा चुके हैं, सिर्फ 2 ही फेस बचे हैं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कोई नहीं गया, B8 का 8 है और C के 4 एजेस भी जा चुके हैं और ऊपर से एक बॉडी सेंटर भी चला गया, तो फिर एज भी 8 ही बने हैं। ये मैंने फॉर्मूला बनाया जी, चेक कर लें। भावना आप यही आंसर दे रहे थे बेटा? यस मैम। अरे वेरी गुड, ध्यान से चेक कर लें सारा क्वेश्चन, अच्छे से इमेजिन कर लें, अच्छे से सोच लें। पूरा प्लेन काटा है, रेक्टेंगुलर प्लेन काटा है। इसका क्रॉस सेक्शन क्यूब नहीं स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगल कहते रेक्टेंगुलर प्लेन है। मैम बोलो 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 रिया। मैम इसको बीच में काटने की जगह अगर हम सामने वाली किसी साइड से ही नहीं काट सकते हैं? काट सकते थे, देखो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन है ना, मैंने यहाँ से काटा, अगर तुम्हें ये इजी लगता है तो तुम ये ऐसे फ्रंट वाले से काट लो, किसी को ये इजी लगता है कोई ऐसे साइड वाले से काट लेगा। आपको 3 में से एक रेक्टेंगुलर प्लेन काटना है ना, तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन आपने काट लिया, आंसर सेम ही आएगा। मैम अगर इसको डायगोनली कर दे तो रेक्टेंगल भी बन जाए। नहीं वो रेक्टेंगुलर प्लेन है, जो डायगोनली काटेंगे ना, अगला क्वेश्चन वही है, वैसे मैं वो होमवर्क के लिए रख लूँ, वो बॉडी डायगोनल प्लेन है। रेक्टेंगुलर प्लेन है जो फेस सेंटर से जाएगा, फेस सेंटर से ऑपोजिट फेस सेंटर से क्रॉस करता है। तो आप सोचो ऑपोजिट फेस सेंटर 3 है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन ये है, एक रेक्टेंगुलर वहाँ पे आपने लिखा है मैम जैसे नंबर ऑफ फेस सेंटेड डिवाइड बाय 2 करके, इसका इस्तेमाल तो किया नहीं है। इसका इस्तेमाल नहीं करा है। एक्चुअली क्या होता है बेटा जी, एकदम बहुत पहले हम आपको ना सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ाते थे, अब हमने बिल्कुल आउटडेटेड कर दिया, सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं पढ़ाते। पर हम ये आपको कभी कहीं वर्ड मिल जाएगा कि एक क्यूब में बड़े सारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, तो ये सारे ना सिमेट्री एलिमेंट है। तो जैसे एक क्यूब में 3 रेक्टेंगुलर प्लेन है, एक क्यूब में इतने ये प्लेन्स है, तो वैसे ही मुझे लगा चल साथ में लिख देती हूँ, नाले बच्चों को रेक्टेंगल। जैसे अब देखो रिया को आइडिया ना कि जब आप कह रहे हो आपको ऑपोजिट फेस से काटना है, तो आपने यही क्यों काटा, क्या फ्रंट नहीं काट सकते, क्या आप साइड से नहीं काट सकते, ताकि बच्चे का व्यू पॉइंट अच्छा हो जाए, वो इजीली चिपक कर पाए, बस दैट्स व्हाई। और कोई इसका कोई यूज नहीं करना था, ये तो बताया कि 3 रेक्टेंगुलर प्लेन है, मैंने फिलहाल एक काटा है। हाँ जी, कोई और डाउट है या फिर आगे चले? इसके बाद जी, इसके बाद ना इसी का लास्ट पार्ट 6 पार्ट ध्यान से देखना, वो आपके लिए होमवर्क है। जो 6 पार्ट है दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। ऑफ कोर्स ये होमवर्क आप कभी क्लास में बच्चे आंसर दे देंगे, पर मेरा सजेशन है कि बच्चे आप ना प्लीज इसको घर के लिए रख दो, ठीक है। एक्चुअली ना मैं 1-2 और चीजें सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर होमवर्क भी देना है, 1-2 और चीजें सिखाना चाहती हूँ। बाई चांस अगर मैंने बाकी 2 चीजें आपको सिखा पाई और मुझे टाइम मिला तो मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगी, नहीं तो ये होमवर्क है। If all the atoms from one of the body diagonal plane, अब body diagonal plane है, number of face diagonal by 2। अब ये face diagonal से कट रहा है, बताओ एक फेस पे कितने फेस डायगोनल है? 2। एक फेस पे 2 फेस डायगोनल है, एक फेस पे 2 फेस डायगोनल होते हैं, तो टोटल क्यूब में कितने फेस डायगोनल हो गए? 12। तो क्यूब में 6 बॉडी डायगोनल प्लेन होते हैं, क्यूब में 6 बॉडी डायगोनल प्लेन होते हैं। ये वैसे ही बता दिया आपने, ये बॉडी डायगोनल प्लेन पता क्या है? अब पेस्ट्री शेप की स्लाइस काटो, ये क्यूब ली और इसमें से एक पेस्ट्री वाली स्लाइस आपने बाहर निकाल दी, तो जो वो पेस्ट्री वाली स्लाइस के साथ क्या क्या जाएगा, क्या क्या बचेगा, दैट यू हैव टू थिंक। तो ये बॉडी डायगोनल प्लेन से काटा है। आप सिर्फ क्वेश्चन नोट करोगे, फोटो बना लोगे, फॉर्मूला लिख लोगे, बट आंसर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जो टाइम मुझे दिख रहा है मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करूं। आज लास्ट क्लास किसकी आपकी? वैसे तो मेरी भी लास्ट क्लास है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बहुत बढ़िया, मेरे को भी 12-15 पे अगली क्लास पे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरी भी क्लास है। नॉर्मली मेरी एक दिन ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हो, तो आपकी क्लास में बिल्कुल फ्री होती हूँ, बट आज मैं भी बिजी हूँ और आपकी भी फिजिक्स की क्लास है, तो मेरी बस कोशिश है कि मैं 1-2 क्वेश्चन शायद आपके लिए और लिखे हैं, वो डिस्कस कर जाऊँ। तो जैसे आप ये नोट कर लोगे, आप मुझे बता देना। ट्यूसडे को हम ये डिस्कस करेंगे, 3rd and 4th RPS डिस्कस करेंगे। हम आप क्या कह रहे थे कि क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? एक फेस पे 2 फेस डायगोनल होते हैं। फेस डायगोनल ऐसे है ना, जैसे एक फेस डायगोनल ये बना बेटा, एक ये बना, एक फेस पे 2 फेस डायगोनल होते हैं। टोटल क्यूब में 12 फेस डायगोनल हो गए, क्योंकि 6 फेसेस है, और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेस डायगोनल बाय 2।
नोट हो गया, आगे चले। मैम इसमें हमने पूरा का पूरा जैसे आप पेस्ट्री बता रहे थे तो पूरा एक पार्ट का पेस्ट्री बीच बीच का नहीं नहीं, उसमें से पेस्ट्री की स्लाइस निकालनी है, पूरी पेस्ट्री की स्लाइस निकालनी है। मतलब आपको ये देखना है कि ये चीज निकालनी है तो क्या क्या निकल गया, बीच में से एक स्लाइस निकाल देनी है आपने पेस्ट्री शेप की। ओके मैम। लो जी, एक और क्वेश्चन है, इसका भी जो सेकंड पार्ट होगा ना वो होमवर्क होगा। बेशक आप पूरा क्वेश्चन तसल्ली से लिख लें पूरा। हाँ, पीछे वाली कोई कुछ स्लाइड कह रहा है, कर बोलो। दो। कर पीछे वाली देते हैं, स्लाइड कर दी बेटा जी। यस मैम, थैंक यू मैम। लो जी, ये ना पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। इसका फर्स्ट पार्ट अभी क्लास में डिस्कस होगा और इसका सेकंड पार्ट होमवर्क है। ऑक्साइड आयंस एट सीसीपी अरेंजमेंट, A2 positive ions occupy 1/8 of tetrahedral void and B3 positive ions occupy half of octahedral void. Simplest formula of compound is. ये वो क्वेश्चन, ये पहला वाला पार्ट बहुत सिंपल है, बट ये मैं आपको आइडिया दे रही थी ना शुरू में कि ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट अभी के अभी कर लो, यहाँ हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप घर से ट्राई करना, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर सोचो क्या बनना है। अब ये पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड है, फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि ऑक्साइड आयन सीसीपी में पड़े हैं और A2 पॉजिटिव आयन उसके 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में और B3 पॉजिटिव आयन हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज A B2O4। बिल्कुल ठीक, AB2O4, दैट्स इट। अब ऑक्साइड आयन सीसीपी में है, आप सीधा भी लिख सकते हो कि ये 4 है। A2 पॉजिटिव आयंस, अब A2 पॉजिटिव आयंस है टेट्राहेड्रल वॉइड में, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, पर मैं क्या कह रही हूँ उसका सिर्फ कितना ऑक्युपाइड है 1/8, तो ये बना 1। और B पड़ा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वैसे हैं 4, उसका हाफ ऑक्युपाइड है तो ये 2, तो फॉर्मूला बना AB2 AB2O4। पहले बताओ इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस। O4 कैसे? हाँ जी बच्चे, O4 कैसे लिखा आपने? क्योंकि पहले याद कर ले बागीशा अच्छे से कि एफसीसी में Z4 होता है, 4Z4 है, तो 4 पार्टिकल्स के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 4। फॉर n स्फीयर्स देयर आर n ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 2n टेट्राहेड्रल वॉइड। किसी और को फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही और मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे साथ एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करूं। तुम्हें ये समझ आया कि नहीं, बस ये बताओ मुझे। आईआईटी ने ना ये क्वेश्चन डाला था, आईआईटी ने एक क्वेश्चन डाला था। इस क्वेश्चन में ना आईआईटी ने ये लिखा ही नहीं था कि कितना टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड और कितना ऑक्टाहेड्रल, ये बताया था कि A2 पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में और B3 पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, पर ये नहीं बताया था कि कितना ऑक्युपाइड है। तो सोचो बच्चों ने कैसे क्रैक किया क्वेश्चन फिर? चार्जेस के साथ। चार्जेस के साथ, वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअली आपको ये समझना है, ये ऑक्साइड आयन और ये कैटायन और एनायंस टाइप से, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। आप सोच के देखो, ऑक्साइड आयन सीसीपी में है, मतलब ऑक्साइड आयन 4 है, 4 ऑक्साइड आयन मतलब 8 नेगेटिव चार्ज, तो पक्का पॉजिटिव चार्ज भी 8 पॉजिटिव चाहिए। चार्ज पे क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, ठीक है जी। हम तो जैसे मेडिकल में तो पूरा दे रहे हैं कि इतना ऑक्युपाई कर रहा है, तुमने बना लिया। अब आप खुद सोचो, 8 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यू नीड 8 पॉजिटिव। अब A डाइवेलेंट और B ट्राइवेलेंट है, 8 पॉजिटिव आएगा ही तभी। सोच के देखो, A पॉजिटिव बनाने की एक ही ऑप्शन है, A एक ले ले और B 2 ले ले। बात समझ आई मेरी? यस मैम। ठीक है, तो मतलब मैं आपको एक हिंट देना चाह रही थी फॉर गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास कि भाई ये एक्चुअली
ऐसे भी सोचा जा सकता था कि यही फॉर्मूला बनेगा। फाइनली अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड को बना रहे हो, जैसे पहले मैंने एबीसी टाइप्स दे दी, उसमें तो मैंने कोई चार्ज ही नहीं, वहां तो कोई पंगा ही नहीं है, पर जो आयनिक कंपाउंड का फाइनली फॉर्मूला बन रहा है उसमें चार्ज बैलेंसिंग होनी चाहिए। Ab2O4 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऑक्सीजन पे -8 चार्ज है और A और B का मिला के +8 है। जो इसका सेकंड पार्ट है ना बहुत खतरनाक है, मैं सिर्फ समझा दूं कि उसमें क्या करना है ताकि घर से ट्राई करना। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ अबव कंपाउंड। आपको अगर इसकी सिंगल यूनिट सेल बनानी है, मैं लैटिस पॉइंट्स पे आ गई हूं, तो कितने लैटिस पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे इसकी एक सिंगल यूनिट सेल। इसको घर से सोचेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि सोचने वाला क्वेश्चन है, आराम से बैठ के सोचना। चलें आगे। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, टाइम भी इतना सही है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने आपको कहा था बेटा 10 क्वेश्चन क्यूबिक के होते हैं, बीच में से एक आधा एचसीपी का होता है, तो मेरे बच्चों को एचसीपी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो ऑक्साइड्स आए ना एचसीपी लैटिस विद 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड occupied by ferric ions, simplest formula of compound is, this is NCERT क्वेश्चन, कहीं घूम भी रहा होगा, बट मुझे एक एचसीपी का जरूर कराना था। एचसीपी का Z याद कर लो, ये याद कर लो। एचसीपी का Z कितना है? 6। और एचसीपी में अगर एचसीपी का Z 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल होंगे 6 6। और टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 12। चलो बनाओ फॉर्मूला। Fe2O3। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड नमन। Fe2O3। क्या बात है जी गौरीश, गुड। HCP लैटिस है ऑक्साइड आयंस का, तो ऑक्साइड आयंस हुए 6, ठीक है जी। और यही सोचो कि अगर Z6 है तो इसका मतलब 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यही चीज मैं आपको कहती बार बार याद कर लेना, और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है। खैर जो पड़ा है फेरिक आयन वो पड़ा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने 6, और उसका 2/3 ऑक्युपाइड है, यानी कितना ऑक्युपाइड हुआ 4। तो फॉर्मूला बना Fe4O6, बट वी हैव टू गिव द सिंपलेस्ट एवरी टाइम, तो दिस इज Fe2O3। चेक कर ले ध्यान से एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। डन हो गया? गिफ्ट टेम्पर दे दूं? यस मैम। लो जी फिर। RPS 1 में डू ओनली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7। अच्छा, और RPS 2 टच भी नहीं करनी, वो सेम ही पेज पे, ध्यान से देख लेना। RPS 3 कंप्लीट करनी है, RPS वो मैंने कल भी आपको बोला था शायद। RPS 4 कंप्लीट करोगे एक्सेप्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 को ना छेड़ना भी मत, अपने हिसाब से गलत सल सीख लोगे, फिर जब मैं सिखाऊंगी तो आपको मुश्किल होगी। एक कोशिश करना कि जो मैंने होमवर्क दिया बस वही करना, उसके आगे पीछे भी आपको लगेगा हमसे हो जाएगा, बट डोंट ट्राई, ठीक है। गलत हो जाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना। हो सकता है मैंने भी कोई एक आधा गलती से दे दिया हो, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है इट्स ओके। टॉपिक 2 ना वैसे मेरे हिसाब से वही RDA वाला है, पर उसमें भी कुछ कुछ लैटिसेस के क्वेश्चन है, तो टॉपिक 2 करना है एक्सेप्ट दीज क्वेश्चंस। टॉपिक 4 ना फॉर्मूला मेकिंग है, पर उसमें साथ में डेंसिटी भी है, तो डेंसिटी शब्द तो भी सिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है, ध्यान से देखा कि डेंसिटी वाले सारे हटा दूं, ठीक है जी। तो फिर भी अगर कोई डेंसिटी का क्वेश्चन गलती से रह गया होगा तो देख लेना, वैसे मैंने हटा दिए सारे। लेवल 2 स्कॉलर्स पूछते हैं मैडम लेवल 2 नहीं मार्क करी, तो मैंने लेवल 2 भी मार्क कर दी है, ठीक है। और असाइनमेंट में डू क्वेश्चन दीज।